वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का शाम को 8 बजे इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। पिछले 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, उसके पीछे का कारण ये था कि मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं पीसीएस के, और जिसमें मेरी थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज से आपकी क्लासेस रेगुलर मंडे टू सैटरडे चलेंगी। तो क्या हाल चाल है भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इससे पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो डायरेक्ट प्रोविजन थे, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो डायरेक्ट प्रावधान थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग को जो अपनी कहानी शुरू करनी है, दैट योर पावर ऑफ प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ना है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों की तरफ बढ़ना है। ठीक है, जिसमें अपनी जो पहली शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो क्लासेस मेरी यूट्यूब पर चलती हैं। एक 8 PM पर चलती है लक्ष्मीकांत सीरीज, जो अभी आप देख रहे हैं, या बाद में भी आप देख रहे हो, तो ये 8 बजे चलती है। सुबह 7 बजे 20 मिनट शो चलता है। 20 मिनट शो में मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी राष्ट्रपति हमारे भारत देश में संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो ये भी उसकी एक कार्यकारी शक्ति है कि प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। ये भी उसकी एक कार्यकारी शक्ति है। दूसरा, यदि आप आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, यानी सारी की सारी जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किस में वेस्टेड है? वो राष्ट्रपति में निहित है, यानी प्रेसिडेंट में निहित है कार्यकारी शक्तियां। अब कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति भले ही वास्तविक नहीं है। इवन एक तरीके से देखा जाए तो भारत देश में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ऑल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर परफॉर्म इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे एक्ट प्रेसिडेंट के नेम पर किए जाते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, यानी वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर में होती हैं। प्राइम मिनिस्टर भारत देश में एक वास्तविक कार्यकारी की भूमिका निभाता है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का प्रमुख है। वहीं यदि आप राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य का प्रमुख है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्तियां नियुक्ति है, यानी कुछ प्रमुख नियुक्तियां हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जैसे प्रेसिडेंट की नियुक्ति व अन्य मंत्री की नियुक्ति। मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये नियुक्तियां कैसे होती हैं। ये जब पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे तो वहां अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि कैसी होती है। देखो, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो अलग से संविधान में कहीं एक जगह नहीं लिखी हैं, क्योंकि संविधान एग्जाम के लिए तो बनाया नहीं गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ प्रेसिडेंट बिखरी हुई है। पूरे संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां बिखरी हुई हैं, और पूरे संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां बिखरी हुई हैं, तो उन्हीं शक्तियों को, यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बिखरी हुई हैं, पूरे के पूरे संविधान में बिखरी हुई हैं, उन्हीं शक्तियों को हम एक जगह ले आके इकट्ठा करके पढ़ते हैं। तो कार्यकारी शक्ति में प्रमुख नियुक्तियां, जैसे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है भाई? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपके पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर होता है, यानी भारत सरकार अगर कहीं 2 रुपए भी खर्च कर रही है तो उसका ऑडिट करता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद में रखता है। तो सीएजी, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी ये केंद्र सरकार का वकील होता है, यानी केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, वो महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। और कुछ अन्य नियुक्तियां इसके अलावा, जैसे आप देखेंगे कि एससी कमीशन, एसटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपीएससी के, यानी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और मेंबर, अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, हालांकि ये वित्तीय शक्ति है, लेकिन उनके जो चेयरमैन और मेंबर हैं, अध्यक्ष और सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनता है जो बहुमत दल का नेता होता है। आगे चल के ये प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो प्रधानमंत्री जो ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत मिलता है, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जिसे जिसे कहेगा उसे अन्य मंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट करता है। तो भारत देश में जो प्रमुख नियुक्तियां हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं? राष्ट्रपति के द्वारा हो रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र के किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने की शक्ति यानी अनुसूचित क्षेत्र, जैसे आपने फिफ्थ शेड्यूल अगर पढ़ा हो तो 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों में कुछ ट्राइबल यानी शेड्यूल एरिया हैं। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने की शक्ति ये किसकी है? प्रेसिडेंट की होती है, यानी राष्ट्रपति की होती है। साथ ही साथ अंतर्राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? ये भी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। साथ साथ आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेजिस्लेशन से रिलेटेड यानी विधायन से संबंधित जानकारी, माफ कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, विधायन की जानकारी तो लेजिस्लेटिव पावर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित जानकारी मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मांग सकता है और ये राष्ट्रपति का विवेक होता है। विवेक का मतलब विवेक उसका बेटा नहीं है। ये जितनी भी शक्तियां आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं विवेक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कोई भी पावर आपको बताई, यानी राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है, तो जब तक मैं कह न दूं कि ये डिस्क्रेशन है, ये विवेक है, तब तक ये अंडरस्टूड रहिएगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही है। अब तक मैंने जितनी बातें आपको बताई वो सारी की सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और मंत्रिपरिषद की सलाह का मतलब आप समझते हैं कि ताऊ की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं बल्कि स्वयं के डिस्क्रेशन से, यानी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर करता है, उसे हम विवेक की शक्ति कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट किससे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या ले सकता है? प्रशासन और लेजिस्लेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन की जानकारी, यानी प्रशासन और विधायन की जानकारी मांग सकता है। और ऐसी जानकारी के लिए यदि प्रेसिडेंट अपेक्षा करता है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि उसे ऐसी जानकारी दे। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगली पावर पर भैया। तो अगली राष्ट्रपति की शक्ति है जिसे आप लेजिस्लेटिव पावर के नाम से जानते हैं, यानी विधायी शक्ति के नाम से जानते हैं। विधायन से संबंधित शक्तियां विधायी शक्ति कहलाती है। अब विधायन से संबंधित शक्ति में एक बात समझिएगा कि हमारे भारत देश में कोई भी विधि, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर में ये समझिए आप कि जैसे मान लीजिए ये कोई बिल है, ठीक है, ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित हो गया, ठीक। अब दोनों जगह पारित होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, किस लिए पहुंचा प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट की सहमति के लिए पहुंचा, और राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी तो क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा, यानी ये कानून बन जाएगा। तो जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं बन जाती तब तक कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा, यानी तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बनेगा, पहली बात। तो भाई राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक एक्ट बनेगा, तो ये भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति हुई? लेजिस्लेटिव पावर हुई, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हुई। इसके अलावा हमारे भारत देश में संसद का सत्र, अब यहाँ से समझिएगा एक एक करके, ठीक है। जैसे पहला यहाँ संसद के सत्र को बुलाना, संसद का सत्र क्या होता है? तो भारत देश में संसद के 3 सत्र जनरली आपको दिखाई पड़ते हैं। एक को आप कहते हैं बजट सेशन, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक, विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है। साल में 2 सत्र का आना जरूरी होता है, हालांकि तीनों सत्र आते हैं। संसद की जैसे बैठक स्टार्ट हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई और मीटिंग एंड हुई, इसके बीच का जो टाइम होता है उसी को हम सत्र के नाम से जानते हैं, यानी उसी को हम सेशन के नाम से जानते हैं। और सेशन को बुलाना ये किसका काम होता है?
सेशन को बुलाना ये राष्ट्रपति का काम होता है, राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन हाँ, एक बात समझिएगा, सेशन को बुलाना ये राष्ट्रपति का, और दूसरा प्रोरोग, यानी प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान। यहाँ स्थगन गलत लिखा हुआ है, स्थगन का मतलब ब्रेक होता है जो कि स्पीकर करता है, तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब ये होता है कि मेरे भाई सत्रावसान यानी प्रोरोग करना। प्रोरोग का मतलब कि सत्र को एंड करना। तो सत्र बुलाना ये राष्ट्रपति की शक्ति है, सत्र को एंड करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, बुलाना राष्ट्रपति की शक्ति है, सत्र को एंड करना राष्ट्रपति की शक्ति। हाँ, स्थगन जिसे आप एडजर्नमेंट कहते हैं, एडजर्नमेंट अलग चीज होती है। देखो ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि एक सेशन क्या है, सत्र क्या है। तो जैसे सेशन जिसे आप कहते हैं, मीटिंग शुरू हुई संसद की, संसद की बैठक शुरू हुई और बैठक क्या हो गई, एंड हो गई। तो बैठक शुरू हुई और एंड हुई, ये जो बीच का समय है इसे आप सेशन कहते हैं। ठीक है, इसे जब शमन किया जाता है यानी बुलाया जाता है तो उसे आहूत करना कहते हैं। जब एंड किया जाता है तो उसे प्रोरोग करना कहते हैं, या इसे सत्रावसान कहते हैं। ठीक है, तो सत्रावसान की शक्ति और बुलाने की शक्ति ये किसकी है, ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिएगा, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे आप कहते हैं डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन का मतलब होता है मेरे भाई विघटन। विघटन विघटन सिर्फ और सिर्फ भारत देश में लोकसभा का होता है। राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस से चलती रहती है। लेकिन लोकसभा आप देखें कि 5 साल में इसका टर्म एक्सपायर हो जाता है, तब डिजोल्व हो जाती है। बीच में अगर सरकार बहुमत खो दे तब डिजोल्व हो जाती है। तो डिजोल्यूशन भी किसके द्वारा किया जाता है, बाई प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट की कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है, यानी राष्ट्रपति की ये लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति होती है। डिसोल्यूशन भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर है। अब इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी आप लोग ये सुनते हैं जिसे आप कहते हैं एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट जिसे स्थगन कहा जाता है मेरे भाई। स्थगन का मतलब है ब्रेक, यानी जैसे संसद चल रहा है, इस समय देखो संसद चल रहा होता है तो बीच में स्थगित कर दिया जाता है ना। हो हल्ला जब चलता है तो बीच में एडजर्न कर दिया जाता है, 2 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, 3 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है, यानी पीठासीन अधिकारी की होती है एडजर्नमेंट की पावर। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, एक पॉइंट मैं यहां पर और जोड़ दे रहा हूं, क्या करना, ये विघटन करना लोकसभा का। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन। तो मेरे भाई राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3। इसको आगे चल के एक बार और आप पढ़ेंगे आप। लास्ट से आते हैं, देखना लिख न लेना। एल से मतलब लिटरेचर लिख जरूर लेना, लेकिन पता चला कोई पूछे कहाँ से आते तो ये ना बोल देना लास्ट से आते हैं। एल से लिटरेचर, ए से आर्ट, एस से साइंस और एस से सोशल सर्विस, यानी ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे 12 लोग क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। राइट, और ये 12 लोगों का नॉमिनेशन कंपलसरी होता है। 12 लोगों माफ कीजिएगा, 12 लोगों का नॉमिनेशन कंपलसरी होता है, बिना इसके राज्यसभा कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय, डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब समझना संसद के सदस्य अयोग्य कैसे कैसे ठहराए जाते हैं। तो देखो इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। यदि किसी पार्लियामेंट के मेंबर को, आगे चल के आप पार्लियामेंट में इसे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यदि आप किसी पार्लियामेंट के मेंबर को यानी संसद के सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को यानी संसद के सदस्य को यदि अयोग्य ठहराया जा रहा है, तो अयोग्यता किस आधार पर, ठीक है, तो अगर संविधान के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ग्राउंड के आधार पर अयोग्य ठहराया जा रहा है, ठीक है, तो निर्णय प्रेसिडेंट लेता है, यानी इसका निर्णय राष्ट्रपति लेता है। और राष्ट्रपति को इस पर कंसल्ट कौन करता है, राष्ट्रपति को इस पर सलाह देता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून।
दल बदल कानून के तहत अगर किसी को अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ई कानून क्या है, तो पढ़ेंगे आगे चल के, डोंट वरी, अभी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। दल बदल कानून के आधार पर अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो निर्णय स्पीकर चेयरमैन लेता है। दल बदल कानून के आधार पर यदि डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो स्पीकर चेयरमैन निर्णय लेगा। दल बदल के अलावा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कोई अदर लॉ, दल बदल कानून के अलावा चाहे संविधान चाहे कोई अदर लॉ, फिर से एक बार सुनिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा दल बदल कानून के अलावा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा, दल बदल कानून के अलावा चाहे संविधान चाहे किसी अन्य कानून के तहत यदि किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, फिर से सुनिए, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति लेता है। प्लीज कंसीडर द लाइन। यदि किसी संसद के सदस्य को एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो स्पीकर चेयरमैन अध्यक्ष सभापति निर्णय लेता है। दल बदल कानून के अलावा किसी भी कानून के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा किसी भी लॉ के आधार पर अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है या संविधान के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उसका निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को सलाह देता है इलेक्शन कमीशन। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहां आपने क्या समझा? यहां आपने ये समझा कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय भी राष्ट्रपति ले रहा है, तो ये भी इसका क्या है? एक लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरी बात, पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में किसी सदस्य को पीठासीन अधिकारी बनाना, अपॉइंटमेंट ऑफ ए मेंबर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे मान लीजिए कि स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में अधिकारी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्षता करते हैं। मान लो इन दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसे में किसी को तब तक के लिए प्रिसाइड करवाना जब तक चुन नहीं लिया जाए, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। जैसे राज्यसभा में चेयरमैन नहीं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों का पद रिक्त हो जाता है, दोनों नहीं है और कोई पैनल नहीं बना है, तो एक पैनल का निर्माण करना या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रिसाइड करने के लिए अथॉरिटी देना मेंबर से, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती। कहने का अर्थ क्या है? देखो, जनरली होता क्या है कि जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा एक सीनियर उपाध्यक्षों का पैनल बना दिया जाता है, यानी सीनियर डिप्टी स्पीकर्स का पैनल बना दिया जाता है, जो लोग बहुत दिन से संसद में हैं, जिनके बाल वहीं पक गए हैं, ठीक है, उसी में से कोई एक प्रिसाइड करता है। ठीक, कहने का मेरा अर्थ ये है कि लेकिन जब एकदम से कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है कि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाए? ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, अगर कोई अध्यक्षता के लिए नहीं है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, दोनों सदनों के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी का पद यदि रिक्त है तो ऐसे में किसी को क्या करना? पीठासीन अधिकारी बनाना, ये राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है। अनुपस्थित अगर रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां पर देखो, रिक्त की स्थिति में जनरली राष्ट्रपति का रोल ज्यादा होता है। अब्सेंट, अगर जैसे स्पीकर अब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर काम चला लेता है, वो भी अब्सेंट है, ठीक, तो उसी सीनियर्स में से कोई एक क्या कर लेता है? जो सीनियर का पैनल बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी में से कोई एक प्रिसाइड कर लेता है। लेकिन जब कोई नहीं है तो ऐसे में प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी का लॉजिक है। स्टार्टिंग में जब नई लोकसभा बनती है तो देखो, एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। प्रोटेम स्पीकर जो कि अस्थायी अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है। वो तब तक के लिए अध्यक्षता करता है जब तक स्पीकर नहीं आ जाता। तो राष्ट्रपति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति है कि किसी के न होने पर किसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करो, और तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जब तक वहां की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके कोई ऑफिसर ना आ जाए। राइट, चलो। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 बुलाई जाती है जब लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बनती है, डेडलॉक जिसे आप कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा में जब आपसी सहमति नहीं बनती है, डेडलॉक की सिचुएशन में संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक की सिचुएशन हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑर्डिनरी बिल और ऐसे बिल जो ऑर्डिनरी बिल की तरह वर्क करते हैं, यानी साधारण विधेयक और ऐसे विधेयक जो साधारण विधेयक की तरह कार्य करते हैं, उन्हीं के लिए बुलाया जाता है। बुलाता प्रेसिडेंट है लेकिन चेयर स्पीकर करता है। बुलाता प्रेसिडेंट है लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। संसद में इसके बारे में और डिटेल में आप देखेंगे। संसद में कुछ भी देखो, कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको प्रेजेंट करने से पहले
राष्ट्रपति से प्रीरियर परमिशन लेनी होती है। जैसे आर्टिकल 3 आप लोग पढ़ चुके हैं ना, किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी है, किसी राज्य की सीमा बदलनी है, तो जो बिल आएगा वो राष्ट्रपति की प्रीरियर परमिशन से आएगा। ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है। प्लस मनी बिल विदाउट राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। धन विधेयक नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है, यानी विधायी शक्ति है। इसके बाद अभी आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, है ना। आज इस समय अगर आप कभी कभी नागिन देखने से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा देखने से फुर्सत मिले तो थोड़ा संसद टीवी देखा करिए। संसद टीवी अभी आप देखिए, न्यूज़पेपर अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे, अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण, जनसत्ता पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, ये लोकल एडिशन नहीं, फलाने फलाने के साथ फरार, वो यही न्यूज़ दिखाई पड़े। नेशनल एडिशन, राष्ट्रीय संस्करण जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे उपलब्ध होता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी राष्ट्रपति का संबोधन। हमारे भारत देश में यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है? तो वर्ष में संसद के दोनों सत्रों को राष्ट्रपति दो ऐसी सिचुएशन होती हैं जब राष्ट्रपति संबोधित करता है। एक, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, यानी प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, यानी वही मान के चलो बजट सेशन। प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति मेरी सरकार शब्द का प्रयोग करता है और सरकार की नीतियों का बखान करता है। दूसरा, आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है, ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, है ना। फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, यानी आम चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है, फर्स्ट सेशन होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। तो इसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेसिंग पार्लियामेंट एवरी ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन, दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर होती है, प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति होती है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस पावर पर, यानी अध्यादेशीय शक्ति पर। तो व्हाट इज ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेशीय शक्ति क्या है? तो मेरे भाई, अध्यादेशीय शक्ति जिसे आप ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, इसे एक बार थोड़ा सा समझते हैं अलग से हम लोग। अध्यादेश का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म लॉ। शॉर्ट टर्म लॉ यानी कि अल्प अवधि का कानून, ठीक है, अल्प अवधि का कानून। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को मिली है, ठीक है। अध्यादेश एक अल्प अवधि का कानून है, यानी शॉर्ट टर्म लॉ है। तो फिर अगर अल्प अवधि का कानून है तो इसका मतलब इसे परमानेंट लॉ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसे परमानेंट लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में या संसद में पारित करना पड़ता है, ठीक है। अल्प अवधि का कानून। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य में राज्यपाल को भी है और केंद्र में राष्ट्रपति को भी है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ सेंटर को आधार बनाते हुए पढ़ते हैं, केंद्र को आधार बनाते हुए पढ़ते हैं कि अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत, यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उन विषयों पर जिन विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट पर, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, यानी पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, संसद जिस विषय पर कानून बना सकती है, पार्लियामेंट जिस विषय पर कानून बना सकती है, उसी विषय पर लॉ बनाने की शक्ति उसी विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। अच्छा, कब जारी करेगा? तो तब जारी करता है जब पार्लियामेंट इज नॉट इन, संसद सत्र में न हो। अध्यादेश तब जारी किया जाएगा जब संसद सत्र में न हो और राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, तुरंत तुरंत लॉ बनाने की जरूरत है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो ऐसे में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। और राष्ट्रपति को संतुष्टि का मतलब समझ रहे हो? राष्ट्रपति की अपनी नहीं है, मंत्रिपरिषद की, है ना। अध्यादेशीय शक्ति ये जो है, ये राष्ट्रपति का विवेक नहीं है भैया, ध्यान रखना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, यानी इन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है, ठीक है। इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है।
तो संसद सत्र में न हो यानी पार्लियामेंट सेशन में न हो और राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत लॉ बनाने की जरूरत है, तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, तो ऐसे में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस वैसे ही काम करेगा जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून, उसकी वैसी ही शक्ति होगी जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून, बशर्ते वो परमानेंट लॉ नहीं है। जब संसद लौट के आए, जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो तो उसे पारित होना होगा। पार्लियामेंट रीअसेंबल हो तो उसे पारित होना होगा मींस कि संसद की जब दोबारा बैठक हो तो उसे पारित होना होगा। और जैसे ही संसद रीअसेंबल हो, ठीक है, संसद जैसे ही रीअसेंबल हो यानी जैसे ही संसद दोबारा आए, उसके 6 हफ्ते के भीतर उसे पारित होना होगा। विद इन 6 वीक उसे पारित होना होगा। अगर पारित हो गया तो ठीक है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। नहीं तो लैप्स हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि अध्यादेश की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, अधिकतम अवधि। तो 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। क्यों भैया, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 हफ्ते क्यों हो सकती है? उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर पार्लियामेंट 1 महीने में आ गई तो 1 महीने 6 हफ्ते में पारित होना होगा, नहीं तो गयो ऑर्डिनेंस। 2 महीने में आ गई 2 महीने 6 हफ्ते में, 3 महीने में आ गई 3 महीने 6 हफ्ते में, 4 महीने में आ गई 4 महीने 6 हफ्ते में, 5 महीने में आ गई 5 महीने 6 हफ्ते में, 6 महीने में आ गई 6 महीने 6 हफ्ते में, 7 महीने में आ गई और नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि संसद के दो सत्रों के बीच में गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, उसे आना ही पड़ेगा। 6 महीने में उसे लौट के आना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, संसद के दो सदनों के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। इसीलिए ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 महीने 6 हफ्ते। फिर से सुनिए, अंडर आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पावर है। ऑर्डिनेंस एक लॉ है, वैसे ही काम करता है जैसे पार्लियामेंट का लॉ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लॉ है, तब जारी होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, यस, जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा आए उसके 6 हफ्ते के भीतर उसे पारित होना होगा, यस, नहीं पारित हुआ तो लैप्स हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? मैक्सिमम लिमिट कितनी? 6 महीने 6 हफ्ते इसकी मैक्सिमम लिमिट। ऑर्डिनेंस का जेआर यानी इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यस, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, चलो, तो ये था आपका विधायी शक्ति जो आपने देखी प्रेसिडेंट की। अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में। कुछ और बातें हैं, जैसे वीटो पावर। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में वीटो पावर होता है, वीटो शक्ति है। अब वीटो शक्ति में थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है। कौन कौन सा? इसी विधायी शक्ति में ही एक शक्ति है वीटो पावर, जिसे आप कहते हैं वीटो शक्ति। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। एक होता है जिसे आप कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो, जिसे हिंदी में आत्यांतिक वीटो के नाम से जाना जाता है। अब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यांतिक वीटो। दूसरा जिसे आप कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, जिसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, सस्पेंसिव वीटो। एंड थर्ड वन इज योर पॉकेट वीटो, जिसे हम जेवी वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, तो आत्यांतिक वीटो का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को रोक देता है, ठीक है, मना कर देता है, तो दैट इज आत्यांतिक वीटो। सस्पेंसिव वीटो जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस कर देता है पुनर्विचार के लिए, तो इसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं, जब पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। पॉकेट जब उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है, अपने जेब में रख लेता है ना, कोई रिएक्शन नहीं, पूछ रहा है मंत्रिपरिषद भैया सिग्नेचर करना है कि नहीं महामहिम जी, महामहिम जी को कोई बात, कोई रिएक्शन नहीं, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। आर्टिकल 111 से ये वीटो पावर निकल कर सामने आती है। अलग से संविधान में इस तरह का कोई वीटो का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करके दिखाया। आर्टिकल 111 की जो भाषा है, अनुच्छेद 111 की जो भाषा है, हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 111 की जो लैंग्वेज है, यानी आर्टिकल 111 की जो भाषा है, इससे ये वीटो निकल कर आता है, क्योंकि 111 में लिखा है राष्ट्रपति के पास जब बिल जाएगा तो या तो वो सहमति देगा, या रोकेगा, या यथाशीघ्र
यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी संभव हो सके, एज सून एज ये क्या करेगा, वापस करेगा। टाइम नहीं बताया गया है कितनी देर में वापस करेगा, यथाशीघ्र। तो इसी से ये पॉकेट वीटो निकला। रोकेगा, ये एब्सोल्यूट वीटो है। पुनर्विचार के लिए, यथाशीघ्र पुनः विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, किसको, संसद को। तो पुनर्विचार के लिए भेजना, इसी को हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोक सकता है, हाँ, तो ये अब्सोल्यूट वीटो है। अब्सोल्यूट वीटो रोकने की उसकी शक्ति है। ठीक, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग देखेंगे संसद में, है ना, अभी ज्यादा विस्तार से नहीं। पेप्सू, है ना, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने ये वीटो लिया था। ठीक है, अब्सोल्यूट। वेंकट रमन का नाम यदि आपने सुना होगा, राष्ट्रपति वेंकट रमन ने सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाने से संबंधित एक बिल आया था, और बिना राष्ट्रपति की परमिशन से ही लेके चले आए थे। मनी बिल है, मनी बिल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लेके आना है। ये लोग अपना पैसा बढ़ाना होता है ना, परमिशनें नहीं लिए, चले गए। जब वेंकट रमन के पास पहुंचा तो उन्होंने वीटो लगा दिया। तो अब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग जनरली हर केस में नहीं होता है। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, गैर सरकारी विधेयक का मतलब ऐसा बिल जो सदस्यों के द्वारा लाया जाए, मंत्रियों के द्वारा नहीं, सदस्य के द्वारा। जब मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं, सरकारी विधेयक। जब नॉन मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है तो प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई होता है तो उस पर प्रेसिडेंट अब्सोल्यूट का यूज कर सकता है लालू जी की आवाज में, ऐसा नहीं कर देगा, कर सकता है। तो एक केस ये है जब अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जनरली किया जाता है। दूसरा केस, पुरानी सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक हो, सरकार गिर जाए, नई सरकार आए और नई सरकार का मंत्रिमंडल कह रहा है भैया सिग्नेचर ना करो। जैसे अभी मोदी सरकार है, गिर जाए, नई गवर्नमेंट आए, नई गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी पुराने बिल के लिए राष्ट्रपति को मना करे, तो ऐसे में एब्सोल्यूट का प्रयोग जनरली करता है। सस्पेंसिव यानी वापस करना। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग वापस करना यानी राष्ट्रपति जब विधेयक को संसद को वापस कर देता है पुनर्विचार के लिए, उसे सस्पेंसिव कहते हैं, लेकिन एक ही बार कर सकता है। और इसमें एक कहानी यह है कि अगर उन्होंने दोबारा पारित करके भेज दिया तब ये सिग्नेचर करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। तो ये कहने को है बस। दूसरा, पॉकेट, जब कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन हाँ, एक बात समझना है कि सस्पेंसिव का प्रयोग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में किया जा सकता है, साधारण विधेयक के केस में। पॉकेट का प्रयोग भी साधारण विधेयक के केस में ही किया जाता है। ठीक है, मनी बिल के केस में, धन विधेयक के केस में सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं होता, जनरली इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक एक विधेयक है, इसके बारे में आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिसके लिए कोई वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी वीटो का प्रयोग संविधान संशोधन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के वीटो हैं, ध्यान रखिएगा। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में डाकघर विधेयक के लिए, कि रख लिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। पॉकेट वीटो यानी अपने पास रख ले राष्ट्रपति, कोई रिएक्ट न करे, लेकिन ध्यान रखना कि दूसरा राष्ट्रपति आके उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उस पर सिग्नेचर कर सकता है। तो ये तीन प्रकार का वीटो राष्ट्रपति के पास है। ये थोड़ा टफ है, इसको एक बार फिर से देखिएगा बैक करके, और इसे संसद में फिर से जब पढ़ेंगे तो आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो यही बात यहां पर लिखी है कि संसद के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर। तो या तो स्वीकृति दे देगा तो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, या तो सुरक्षित रख ले। ठीक है, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, कोई भी रिएक्शन मना कर दे। ठीक है, और दूसरी बात, वापस कर दे। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी बिल को वापस कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। क्या लिखा है, कैन रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, लेकिन एक ही बार वापस कर सकता है। अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया तो सिग्नेचर करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा बिल होता है जिसके लिए किसी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए नो वीटो भाई, है ना। और जब राष्ट्रपति कोई रिएक्शन नहीं देता तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। समझ गए हम लोग पिछले चार्ट में सब कुछ, तो इसकी अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे फाइनेंशियल पावर पर, यानी वित्तीय शक्तियों पर। तो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के पास क्या कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं? जी हाँ। तो धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, कोई भी मनी बिल होगा, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाता है और मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कोई भी मनी बिल नहीं जाएगा लोकसभा में। दूसरा, अनुदान की मांग यानी डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट का ये मतलब होता है जैसे बजट में अलग अलग डिपार्टमेंट अपने लिए पैसे की डिमांड करते हैं। जैसे रेलवे ने 1,000 करोड़ रुपए की
की मांग की तो उसे डिमांड कहते हैं। किस लिए मांग की गई है? अलाउ होने के लिए। तो जब अलाउ हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? ग्रांट कहेंगे। ठीक है, जैसे आप पापा से पैसे मांग रहे हैं तो वो मांग है, अलाउ हो गया तो अनुदान। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रांट, अलाउ होने के लिए मांगा जा रहा है तो इसे कहा जाता है अनुदान के लिए मांग। तो कोई भी विभाग जब अपने लिए डिमांड करते हैं पैसे की और उसे बजट में रखा जाता है, तो डिमांड फॉर ग्रांट यानी अनुदान की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही होती है। यानी कोई भी डिमांड प्रेसिडेंट की प्रीवियर परमिशन के बाद ही की जा सकती है। ये भी क्या है? राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर है। आकस्मिक निधि, तो हमारे भारत देश में 3 प्रकार की निधियां होती हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि। जो भी पैसा भारत सरकार को मिलता है, चाहे टैक्स से, चाहे नॉन टैक्स से, चाहे बोरोइंग से यानी चाहे उधार से, चाहे कर से, चाहे गैर कर से, जो भी पैसा मिलता है चाहे जहां से, वो सब संचित निधि में आता है। जो भी खर्च होता है वो संचित निधि से ही खर्च होता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड से ही खर्च होता है। लेकिन यहां से कोई पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति चाहिए। दूसरा एक पैसा है कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड हमने इसलिए बनाया है कि तुरंत तुरंत पैसे की जरूरत पड़े तो यहां से हम निकाल लें, फिर बाद में यहां से निकाल के संचित निधि से फिर इसमें डाल देंगे। अब भाई जाहिर सी बात है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति चाहिए। अब बाढ़ आई, भूकंप आई, तुरंत पैसा निकालना हुआ तो हम संसद में बिल लेके आए हैं, मर गया आदमी तब तक। इसीलिए कंटिंजेंसी फंड बनाया गया, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में, आकस्मिक निधि जो है वो प्रेसिडेंट के संरक्षण में रहती है, उसका कस्टोडियन प्रेसिडेंट होता है और कभी भी प्रेसिडेंट की परमिशन से उसमें पैसा निकल सकता है, तो इसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। एक और होता है पब्लिक अकाउंट फंड, जिसे लोक लेखा निधि कहते हैं। आपका पैसा होता है, आपकी सेविंग्स इधर होती हैं। ठीक है, तो आकस्मिक निधि का संरक्षक है प्रेसिडेंट, ये भी उसकी फाइनेंशियल पावर है। अगला, वित्त आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग क्या है? तो हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का सिफारिश फाइनेंस कमीशन करता है। केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। सेंटर और स्टेट के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति करता है। जैसे आप देखते हैं कि जनरली 5 ईयर या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके लिए लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट को राष्ट्रपति के, भले ही वित्त मंत्री प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बजट को ले जाते हैं, संसद में रखते हैं, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि बजट को संसद के पटल पर रखाना। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, यानी ये प्रेसिडेंट की कैसी पावर है? फाइनेंशियल पावर है राष्ट्रपति की। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति में भाई ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो भी इंटरनेशनल संधि, भारत से बाहर भारत को राष्ट्रपति के नाम पर प्रेजेंट किया जाता है। जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के नाम पर। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस इज द डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति की ये डिप्लोमेटिक पावर है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर। तो राष्ट्रपति हमारे भारत देश में आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सैन्य बलों का, आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, साथ ही साथ सेना प्रमुख, चाहे वो वायुसेना प्रमुख हो, जल सेना प्रमुख हो, यानी एयरफोर्स हो, नेवी हो, या थल सेना प्रमुख हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति करता है। तो सेना प्रमुखों की नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट होती है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। युद्ध की घोषणा और युद्ध समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर राष्ट्रपति करता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा घोड़े बैठेगा टिगड़िक टिगड़िक करते हुए जाएगा, सेनापति कहेगा युद्ध शुरू किया जाए, ये मतलब नहीं है सेनापति का। हाँ, उसके ऑर्डर के द्वारा युद्ध की घोषणा होती है, लेकिन उसके लिए भी लेजिस्लेटिव परमिशन लगती है, यानी संसद की अनुमति के बाद ही कर सकता है युद्ध की घोषणा, युद्ध समाप्ति की घोषणा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सैन्य शक्ति तक। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने सेशन को एंजॉय किया या नहीं। मेरे भाइयों ध्यान रखिए,
कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करिए। मेरी जिम्मेदारी है कि सरल शब्दों में आपको सारी बातें बताना, और आपकी जिम्मेदारी है कि इस शो को हिट करना, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे शेयर करें। मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आप स्टेटस करें, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे स्टोरी करें, फेसबुक पे स्टोरी करें, अपने दोस्तों के मध्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह क्या करें, शेयर करें। खूबसूरत फोटो ही शेयर करने के लिए व्हाट्सएप का स्टेटस ऑप्शन या इंस्टा का नहीं है, बल्कि मास्टर की क्लास का लिंक शेयर करने के लिए भी है, ऐसा मास्टर ही कह रहा है। तो ऐसा आप जरूर करें, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। बिना सांस लिए लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो इतने एक्सपेक्टेशन तो हो ही सकती है। तो ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ मेरे भाइयों, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन यदि करना चाहते हैं, तो आज का जो दिन है आपके लिए वो बड़ा अच्छा दिन है एडमिशन लेने के लिए, यानी इनरोल करने के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के बैच में, आरंभ बैच में। कंप्लीट तैयारी, पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है आरंभ। इसमें आपको प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री में दिया जाता है। ठीक है, आज इसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट, इंडिया ने जीत दर्ज की है। इसके उपलक्ष्य में भारत ने कल का मैच जीता है पाकिस्तान से, आप सभी को शुभकामनाएं। और उसके उपलक्ष्य में हम पूरा फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप किसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप, एक नंबर है 9289996923, इस पर कॉल कर लिया करिए, मेरा नाम बताया करिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो ये कोड जरूर लगाया करिए, वीएल लाइव, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, सबसे ज़्यादा। और ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपका एक मेरे प्रति प्रेम नज़र आता है, बाकी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हाँ, लेकिन फैकल्टी का ही कोड लगाएं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। किसी भी सर का कोड लगाएं, लेकिन कोड सर का ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आरंभ में प्री और मेंस दोनों की तैयारी कैसे कराई जाती है, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास दी जाती है, करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, मेंटोरशिप आपको दिया जाता है, 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है, एक फाउंडेशन कोर्स अतिरिक्त दे दिया जाता है कि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकें लाइव के साथ साथ। साथ ही साथ प्री के लिए एक प्री का क्रैश कोर्स, और एमसीक्यू यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक एमसीक्यू कोर्स, एनसीईआरटी की समझ विकसित हो इसके लिए एक एनसीईआरटी कोर्स। साथ ही साथ आपके भीतर मेंस आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो, इसलिए एक आंसर राइटिंग कोर्स आपको दिया जाता है। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट तैयारी कराई जाती है आरंभ के प्लेटिनम बैच में। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा भाई स्टडी आई के ऊपर। यहाँ जाइए, स्टडी आई के ऊपर, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट पीसीएस पर सिलेक्ट कीजिए। स्टेट पीसीएस सिलेक्ट करने के बाद भाई आपको जाना है उत्तर प्रदेश पर, और उत्तर प्रदेश पर जब आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर जाइए। उत्तर प्रदेश में आपको ये दिखेगा आरंभ, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जानकारी इस नंबर पे कॉल करके ले लीजिए पहले, फिर उसके बाद एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई कल, और इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।